ओके, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू कि आइडेंटिकल फोटो कैथोड्स, राइट। सो बेसिकली दो को कंपेयर करना है अपन को, रिसीव लाइट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी f1 एंड f2 एंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो मास m के इजेक्ट हो रहे हैं, उनकी स्पीड है v1 एंड v2। तो फाइंड f1 माइनस f2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है, क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वो फार्मूला यूज कर लो, ठीक है। के मैक्स इक्वल टू क्या सीखा था आपने, के मैक्स इक्वल टू hf माइनस फाइव, यही तो सीखा था। आइडेंटिकल है मतलब फाई क्या होगा, सेम होगा। तो पहले वाले के लिए के मैक्स क्या लगाएंगे, हाफ एम v1 स्क्वायर। दूसरे वाले के लिए के मैक्स हाफ एम v2 स्क्वायर। अब क्या करें, क्या पूछ रहा है, f1 माइनस f2 बताओ, f1 माइनस f2 बताओ। क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। दिस इज 1, दिस इज 2, माइनस कर लो। तो इधर कितना आ जाएगा, h इंटू f1 माइनस f2। उधर कितना आ जाएगा, हाफ m v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। आ गया आंसर। f1 माइनस f2 बताना है, h से उधर डिवाइड कर दो। सिंपल सा क्वेश्चन था, जैसा बोला अपन ने वैसा कर दिया। चले आगे, आ गया समझ में। ये अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो इसे ध्यान से। दिस इज ए डिफरेंट क्वेश्चन। इस बार मैक्सिमम वेलोसिटी आपको दे रखी है फोटो इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज दे रखा है, ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, यूनिट से देख लो, कूलाम पर केजी, Q बाई एम, ठीक है। तो आपको पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, राइट। एक चीज बताओ, क्या इसमें इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दे रखी है, नहीं। क्या इसमें वर्क फंक्शन दे रखा है, नहीं, उसका कोई काम ही नहीं है। एक चीज बताओ, के मैक्स को लिखने के कितने तरीके थे, के मैक्स को क्या क्या आप लिख सकते हो। के मैक्स को ईवी नॉट लिखते थे ना अपन, यस और नो। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ओके। क्या के मैक्स को मैं हाफ एम बी स्क्वायर भी लिख सकता हूं क्या, maximum kinetic energy of ejected electron can be written as half mv square, can be written as ev naught। तो अब समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन कैसे होगा। em दे रखा है क्या, e बाई एम। v पता है क्या, v नॉट ही तो बताना है। तो देखो v नॉट कितना आया, हाफ m v स्क्वायर बाई ई, या फिर v स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स e बाई एम। v स्क्वायर मिल जाएगा अपन को, e बाई एम कूलाम पर केजी मिल जाएगा, 2 इज ए कांस्टेंट। कैन वी पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। वैल्यू पुट करके आंसर पता कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। e बाई एम की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना सब कुछ ऐसा यूनिट में होना चाहिए। तो कूलाम पर केजी ऐसा यूनिट है, एंड 1.2 10⁻⁶ का स्क्वायर। कैलकुलेशन कर सकते हो क्या, देखो ध्यान से। 1.2 का स्क्वायर 1.44, ये 10⁻² क्या बनेगा, 12 बनेगा, 10⁻12 बनेगा। ये 11 है तो चला जाएगा, 10 बच जाएगा ऊपर, 1.44 इंटू 10 14.4 बनेगा। तो यहां पे आया 14.4 अपॉन 2 1.8, ठीक है। अब ये उड़ा दूं, ये डॉट उड़ गया, 18 144 कुछ होता है पता होगा तुम्हें, 18 8 जा 8 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट। राइट, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट था। ईवी नॉट को हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर करना आना चाहिए, ठीक है ना। इतना सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ज्यादा टफ क्वेश्चन आते भी नहीं है, बट दिस इज ए लिटिल बिट डिफरेंट क्वेश्चन। जैसा बोल रहा है अपन ने वैसा किया। कैलकुलेशन देखो बेटा आपको करनी आनी ही चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो इसे। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन इज ट्रांजिटिंग फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। अब ये क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चन आ रखे हैं एग्जाम में पहले कि हाइड्रोजन एटम से
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या मिलेगा, फोटोन मिलेगा, और वो फोटोन कहाँ पे इंसिडेंट करवाते हैं, वो मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करवाते हैं। इस तरह का वो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा बहुत एटॉमिक स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए, और एटलीस्ट हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, एनर्जी लेवल है, वो तो याद रहना ही चाहिए तुम्हें, ठीक है। नहीं याद रहता है मैं बता देता हूं तुम्हें, n = 1 2 3 4, n = 1 की एनर्जी कितनी होती है, -13.6, ये -3.4, ये -1.51, -0.85 इलेक्ट्रॉन, ये होती है, ये पता होनी चाहिए। नहीं तो आपको ऐसा पता होना चाहिए, एनर्जी ऑफ nth इज -13.6 अपॉन n², ठीक है। ये तो हाइड्रोजन के लिए हो गया। अगर हाइड्रोजन लाइक है तो यहाँ पे Z² आ जाता है, ओके, वहाँ पे Z² आ जाता है, तो हाइड्रोजन के लिए Z1 होगा। N1 पुट करेंगे तो ये रहा, N2, N3 पुट करेंगे, N4 पुट करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट ये हो गया, ये फोटोन मिलेगा अपन को। ये फोटोन कितनी एनर्जी का होगा, दोनों का डिफरेंस ले लो, तो दिस विल बी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड आई थिंक एवरीबडी नोज दिस कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा, ओके। एंड ये फोटोन है वो एक एमिटर प्लेट पे डाल रहे हैं, ठीक है, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल अपना आ रहा है 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको वर्क फंक्शन बताना है। तो ये जो फोटोन है वो कैथोड पे जाएगा, तो कैथोड के लिए जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, Kmax = hν - 5। ये hν ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब अपन कैथोड पे इंसिडेंट ये वाला फोटोन कर रहे हैं, बस ये दे रखा है अपन को, Kmax दे रखा है क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ओके, आई थिंक दैट शुड नॉट बी ई, स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्ट में होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, 3.7 वोल्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू लिख सकते हैं, Kmax में क्या लिखेंगे, E × V0 लिखेंगे। hν की वैल्यू बेटा कितनी है, 10.2 - 5, और ये कितना आ जाएगा, 3.7 V × E, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -5, कैलकुलेशन कर लो, 10.2 - 3.7 कितना आएगा भाई, 6.5 आ जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द थिंग, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 2 में जरूर मिलेगा, तो आप ध्यान से देखना, ओके। नाउ दिस इज ए सिंपल क्वेश्चन ऑन डी ब्रॉय वेवलेंथ। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट लीनियरली एट द रेट a एंड डिस्टेंस s ट्रेवल करता है, तो इसकी डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या होगी। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर रेट a है और डिस्टेंस s ट्रेवल कर रहा है, तो वेलोसिटी बता सकते हो क्या, वेलोसिटी क्या होगी, काइनेमेटिक्स से आता है क्या, v² = u² + 2as, इनिशियल स्पीड 0 मानेंगे, ओके, फ्रॉम रेस्ट दे रखा है, वेलोसिटी √2as आ गई। डी ब्रॉय वेवलेंथ में क्या है, लैम्डा = h/mv, v क्या हो जाएगा, 2as। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये आपको लिखना आना चाहिए था। इफ यू नो हाउ टू राइट दिस फ्रॉम योर काइनेमेटिक्स, देन दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। चलें आगे, ओके, दिस इज गुड क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ है। वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर आर इंसिडेंट ऑन ए मेटल ऑफ वर्क फंक्शन इतना, ठीक है, वेवलेंथ दे रखा है, वर्क फंक्शन दे रखा है। व्हाट इज द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। अब आप समझ रहे हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मेटल वेव्स को कंबाइन किया है। मेटल सरफेस पे आप क्या डाल रहे हो, लाइट डाल रहे हो, वहां से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उनकी कुछ एनर्जी होगी, और उस एनर्जी का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, उनकी डी ब्रॉय वेवलेंथ निकाल सकते हैं, और वही रेंज वो पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो अपन क्या करें, Kmax निकाल लेते हैं। Kmax क्या होगा, Kmax क्या होगा बताओ, मैक्सिमम निकालेंगे, क्योंकि सारे जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इससे कम एनर्जी के होंगे, ठीक है। तो Kmax से अपन को क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो उससे अपन को मिल जाएगा मिनिमम डी ब्रॉय वेवलेंथ, एक लिमिट मिल जाएगी ना। डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या थी इलेक्ट्रॉन की, याद है क्या, h/√2m k थी ना।
तो अगर ये के मैक्स करोगे तो ये लैम्डा क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, यस। एंड अगर एनर्जी इससे कम है तो डी ब्रॉय वेवलेंथ इससे ज्यादा होगी, तो वील गेट ए लिमिट ऑन द डी ब्रॉय वेवलेंथ। ठीक है, देखते हैं। के मैक्स इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस 5। ठीक है, के मैक्स इक्वल टू व्हाट इज एच सी, दिस, व्हाट इज दिस, 5000 एंगस्ट्रॉम करेंगे -5। ठीक है, अब आगे कैसे बढ़े, यहां पे 5 से डिवाइड करेंगे क्या, नहीं, 5 से डिवाइड नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपनाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर लें ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या बनेगा, 2 लड्डू। इनसे कैलकुलेशन क्या होगी, आसान हो जाएगी। कितना आ जाएगा, 248 बनेगा ना, 124,248 अपॉन 100, 2.48 माइनस दिस इज 2.28, राइट। तो अपन क्या करेंगे, के मैक्स आ जाएगा मेरा 2.48 माइनस 2.28, 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आगे यहां पे बहुत काम करना पड़ेगा अपन को। ये आ गई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब एक चीज बता, इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ निकाल सकता है क्या तू, कैसे निकालेगा वेवलेंथ, लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, या तो h/√2m के कर, राइट, h/√2m के करेगा तो इट विल टेक एटलीस्ट मिलियन ईयर्स टू डू ऑल दोस कैलकुलेशन, है ना। और यू यूज द फॉर्मूला √150/v। भाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, के मैक्स 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या, इस इलेक्ट्रॉन को 0.2 वोल्ट से एक्सलेट करवाया गया है, ऐसा बोल सकते हैं ना, ऐसा बोल सकते हैं। तो लैम्डा कितना आ जाएगा बेटा, √150/0.2। ये कितना आ जाएगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 7500। 7500 आएगा क्या, नहीं 7500 नहीं आएगा, 750 आएगा। ओके, 1500/2, 750 आ गया। व्हाट इज रूट ऑफ 750, बोलो, अराउंड 28 कर दें क्या, 27 का 7 29 होता है, ठीक है, तो अराउंड 28। अच्छा, ये जो भी वेवलेंथ चल रही है वो किस में चल रही है, किस में चल रही है, यूनिट का नहीं मिस करना, आंगस्ट्रॉम में चल रही है। तो दिस इज द डी ब्रॉय वेवलेंथ। नाउ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी तो ये मिनिमम आएगा, तो लैम्डा आएगा मिनिमम ये। एंड व्हाट इज द रेंज, लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 28 एंगस्ट्रॉम। आया समझ में, क्या किया अपन ने, अपन को लाइट की वेवलेंथ दे रखी थी, उससे अपन ने क्या कैलकुलेट कर लिया, इनकमिंग फोटोन की एनर्जी, उसमें से वर्क फंक्शन माइनस कर लिया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। √150/v का फॉर्मूला स्मार्ट तरीके से यूज किया, 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आई ना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को 0.2 वोल्ट से एक्सलेट कराया होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज कर लिया, उससे क्या निकल गया, मिनिमम वेवलेंथ, राइट, डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉय वेवलेंथ निकला इलेक्ट्रॉन का, ओके। और वो मिनिमम है तो बाकी सारी वेवलेंथ क्या होगी, इस नंबर से ज्यादा ही होगी। चले आगे, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज 2 में मिलेगा आपको। नाउ दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन, ठीक है ना। आज तो क्या है, मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं मैं, ठीक है। सो इन दिस 10 क्वेश्चंस बहुत सारे आपके कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं, ओके। सो ये क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हो रहा है 4th एनर्जी लेवल टू ग्राउंड लेवल, ठीक है, n = 4 से n = 1 में आ रहा है, तो वो अपन डायग्राम बना लेते हैं। n = 1 2 3 4, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है, यहां से यहां आएगा तो फोटोन मिलेगा, ओके। सो दिस इज आस्किंग रिकॉइल स्पीड ऑफ द एटम। ये क्या पूछ रहा है, रिकॉइल स्पीड द एटम, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया था, बट इस बार 4 से 1 में ट्रांजिशन के लिए पूछ रहा है। तो देखो कैसे करोगे, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन किया था अपन ने, उस समय क्या हुआ था, एनर्जी दे रखी थी, इस बार एनर्जी नहीं दे रखी है, इस बार एनर्जी अपन को खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखो स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा। ये जो फोटोन आया, अच्छा, रिडबर्ग कांस्टेंट और मास भी दे रखा है तो उसका यूज करेंगे अपन।
ये जो फोटोन है इक्वल टू 4 से 1 में, उसकी सबसे पहले अपन को निकालनी पड़ेगी एनर्जी। एनर्जी को अपन सी से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, मोमेंटम, ठीक है, और उस मोमेंटम से अपन बाकी सारे काम करेंगे। तो सबसे पहले अपन को इस फोटोन की एनर्जी निकालनी है। एनर्जी लिखनी आती है क्या? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कितना होता है एनर्जी, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। 13.6 को RH लिख सकते हैं, RH लिखेंगे तो आंसर रिडबर्ग कांस्टेंट में आएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर या फिर -RHC इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। Z1 हो जाएगा बिकॉज दिस इज हाइड्रोजन एटम। ओके, सो व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ एनर्जी? डिफरेंस विल बी E4 माइनस E1, ठीक है। तो ये अपन डिफरेंस निकालेंगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा, RHC, थोड़ा सा फास्ट कर दूं क्या, 1 - 1/16, ठीक है। तो डेल्टा ई आ जाएगा, RHC 15/16, ये आ जाएगा एनर्जी का डिफरेंस। ओके, अब एक चीज बताओ, ये वही वाला क्वेश्चन है, फोटोन निकला कुछ एनर्जी लेके, तो उसका साथ मोमेंटम होगा, तो वो मोमेंटम रिकॉइल होगा या नहीं होगा? उसी मोमेंटम से एटम रिकॉइल होगा या नहीं होगा? फोटोन अपने साथ मोमेंटम लेके चला गया तो उसी मोमेंटम से ये वापस रिकॉइल होगा। इट इज अगेन लाइक दैट बुलेट एंड द गन। बुलेट गई आगे, अपने साथ कुछ मोमेंटम लेके गई, तो गन के पास उतना का उतना रिकॉइल मोमेंटम आएगा ना। तो जो पीछे मोमेंटम आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन सी। इतनी एनर्जी फोटोन लेके चला गया, फोटोन इतनी एनर्जी लेके चला गया, अपॉन सी कर देंगे तो फोटोन का मोमेंटम आ जाएगा, और वही मोमेंटम रिकॉइल के रूप में किसको मिलेगा, एटम को मिलेगा, और उसमें मास का डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। आया समझ में? तो देखो, द मोमेंटम ऑफ एटम डेल्टा ई अपॉन सी, तो यह आ जाएगा RH 15/16, velocity of atom 15 RH अपॉन 16 m, मास का भाग दे देंगे। तो इस तरह से अपन करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। एंड अगेन दिस इज आल्सो आस्क्ड इन योर एग्जाम, ठीक है ना, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप एक्सरसाइज 2 देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया? 4 से 1 का अपन ने एनर्जी लिखना आना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ऑप्शंस नहीं दे रहा, बिकॉज ऑप्शन दे दूंगा तो आप फिर क्या है, क्वेश्चन पूरा प्रॉपर सॉल्व करना नहीं सीखोगे, आप ऑप्शन पे ध्यान दोगे। लेकिन वहाँ पे जो ऑप्शंस आए थे वो RH और इनके टर्म में आए थे, ठीक है। तो मैंने आपको ये करना भी बता दिया। एनर्जी लिखना सीख गए, RHC इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, Z1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 1 में तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, तो 1/1 माइनस 1/16, तो ये आ गया। एंड डेल्टा ई, ये जो फोटोन जा रहा है उसकी एनर्जी है, उसको सी से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, मोमेंटम, एंड दिस विल बी द रिकॉइल मोमेंटम ऑफ द एटम, एंड मास से डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। आया समझ में? चले आगे। तो देखो, now this is a different kind of a question. This is based on theory of relativity. तो क्या कह रहा है, find the speed at which mass of electron will become double to that of its rest mass. तो याद है अपन ने कभी बोला था m इक्वल टू m0, ये बोला था क्या? अपन ने बोला था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही हाई स्पीड से जाता है तो उसका मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दिस वॉज द रेस्ट मास एंड दिस इज द रिलेटिविस्टिक मास। तो ये उस पर क्वेश्चन है, फाइंड द स्पीड एट विच मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम डबल टू दैट ऑफ इट्स रेस्ट मास। तो m की जगह अपन क्या लिखने वाले हैं, 2m0। ये आइडिया थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में आपको हो सकता है मुश्किल हो कि हाई स्पीड पे चलेंगे तो मास कैसे बढ़ जाता है, कैसे चेंज हो जाता है, बट दिस इज द ट्रू आइडिया। This is coming from the theory of relativity. If something is going at very high speed, then its mass increases. हमारे लिए ordinary day to day life में ये applicable नहीं होता because our speeds are 10 meter per second, 20 meter per second and the c is very high.
तो अभी अपन देखते हैं इसके लिए क्या आंसर आता है। तो इसको कैलकुलेशन कर लोगे क्या? ये 2m0 नीचे ले आओ तो 1/2 बन जाएगा। ठीक है, फटाफट कर लोगे। स्क्वायर 1/4 देख पा रहे हो क्या? ये स्क्वायर हुआ, ये स्क्वायर हो गया, 1/4 आ गया। अब 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है तो 1 माइनस 1/4 और ये वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? √3/2 इंटू सी। ये आ गई। तो दिस इज द वेलोसिटी √3/2 इंटू सी, वेरी हाई स्पीड. At this speed, what will happen? The mass of electron will become double of its rest mass. Okay. Now they are asking de Broglie wavelength कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो de Broglie wavelength का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन मोमेंटम, यही तो होता है। अब यहां पे अपन को रिलेटिविस्टिक अप्रोच यूज करनी पड़ेगी। अब ये रेस्ट मास नहीं होगा, अब ये कौन सा मास होगा? ये वाला मास होगा। So this is the first question we are doing on relativity and relativistic momentum. Okay? तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना। आपको ऑब्जेक्टिव करोगे ना जब आप एक्सरसाइज 1 के, तब आपको फॉर्मूला बेस एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, बट न्यूमेरिकल अपन ने यहां पे कर लिया है। तो लैम्डा क्या लिखेंगे? h अपॉन m। m कितना लिखेंगे बेटा? 2m0, बिकॉज m इज दिस मास, दिस इज गोइंग विद रियली हाई स्पीड, तो m लिखेंगे अपन 2m0 जो डबल हो गया था, एंड v लिखेंगे √3/2 इंटू सी। तो लैम्डा कितना आ जाएगा? h अपॉन √3m0 इंटू सी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट आज के सारे क्वेश्चन ही बहुत अच्छे हैं। ऑल राइट, देयर इज वन मोर, आई होप दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 3 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगेन ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज 3 टाइम्स दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड रेशियो ऑफ de Broglie वेवलेंथ दे रखा है। आपको बताना है कि वो पार्टिकल कौन है। समझ में आया? de Broglie वेवलेंथ का रेशियो दे दिया, वेलोसिटी का रेशियो दे दिया, एंड इट इज आस्किंग हु इज दैट पार्टिकल। तो क्वेश्चन जैसा बोलता जा रहा है ना, वैसे करते जाएंगे, एंड लेट्स सी कि अपन कहां पे एंड अप होते हैं। तो पार्टिकल को मैं क्या बोल देता हूं? P बोल देता हूं, और इलेक्ट्रॉन को E बोल देता हूं। What is lambda p यार? h upon mass of particle, velocity of particle. What is lambda electron? h upon mass of electron, velocity of electron. ये तो उल्टा फुल्टा हो जाएगा, lambda h by p, lambda h by p. ठीक है, अब देखो क्या क्या दे रखा है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 3 टाइम्स, तो ये रेशियो अपन को दे रखा है, इसका और इसका रेशियो अपन को दे रखा है, और इसका और इसका रेशियो भी दे रखा है। क्या? रेशियो ऑफ द de Broglie वेवलेंथ। तो ये वैल्यू पुट कर दो, 1.814 10⁻⁻⁴ इक्वल टू, ये तो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दो 9.1 10⁻31, एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन 3 का रेशियो है, 3 नीचे आएगा, Vp/Ve 3 है, Vp/Ve 3 है, तो ये नीचे आके 3 बनेगा। ओके, एंड मास ऑफ पार्टिकल रह गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, हो गया सब कुछ। सो बेसिकली इस इक्वेशन से अपन क्या निकाल सकते हैं? मास ऑफ पार्टिकल निकालते हैं। देखें मास ऑफ पार्टिकल कितना आता है? 9.1 अपॉन 1.814 इंटू 3 और 10⁻⁻27 किलो, क्योंकि अपन ने ये केजी में रखा था। अब देखो थोड़ा बहुत देखो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। 18 5 90 होता है ना, तो 1.8 और 9.1 लगभग 5 आ जाएगा, 5/3 बचेगा, 5/3। 5/3 कितना होता है? अरे 5/3 लगभग 1.67 होगा, तो 1.67 10⁻⁻27 किलो। कुछ आ रहा है दिमाग में? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलो किसका मास होता है? प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का। सो द पार्टिकल में बी आइदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है ना, प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, क्योंकि de Broglie वेवलेंथ है, चार्ज अनचार्ज दोनों तरह के पार्टिकल के लिए क्या होती है? डिफाइन होती है, बिकॉज ये मास प्रोटॉन का भी होता है और लगभग यही मास न्यूट्रॉन का होता है, राइट। सो दीज वर द क्वेश्चंस, राइट, दैट वी डिड। एंड अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो, मैं तो आपको बोलता हूं एक बार ये सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लेना,
एंड लेट मी नो अगर कोई दिक्कत हो तो। हेलो बच्चों, आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। दैट इज विल स्टडी द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। उसके बारे में ग्रेट डिटेल में पढ़ने वाले हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली इंटरेस्टिंग। दैट पार्ट इज वेरी वेरी टाइनी, द न्यूक्लियस, बट इसके बारे में अपन बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ओके, एंड आई थिंक दिस स्लाइड यू विल लाइक। मैंने कंपैरिजन के लिए डिफरेंट स्केल के साइजेस आपके सामने रखे हैं। दैट इज द वाटर इन द ग्लास, राइट, दैट इज फ्यू सेंटीमीटर। एंड अगर आप वाटर मॉलिक्यूल्स को देखोगे तो दैट इज लाइक 1 नैनोमीटर अपार्ट होगा, 1 नैनोमीटर साइज होगा उसका, सॉरी। एंड अगर आप एटम का साइज देखोगे दैट इज लाइक 1 एंगस्ट्रॉम। सो इनके बारे में आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, एटम स्ट्रक्चर, राइट, दैट यू विल स्टडी इन केमिस्ट्री। एंड जो आज का डिस्कशन है, आज का डिस्कशन हमारा न्यूक्लियस पे होने वाला है। न्यूक्लियस इज सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम, जिसका साइज क्या होगा, एटम से भी 10,000 टाइम्स स्मॉलर होगा, अबाउट 10⁻⁴ मीटर और फ्यू फेम्टोमीटर। एटम्स न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। एंड इवन इफ यू डिग डीपर इन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, तो आपको पता होगा फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैट दैट यू शुड हैव दैट इंफॉर्मेशन कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है अब क्वार्क एंड डार्क से मिलकर बने होते हैं। बट दैट इज द स्कोप ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे बस की बात भी नहीं है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन न्यूक्लियस। एक चीज ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली एंड ओनली अबाउट न्यूक्लियस, दैट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम। अपन एटम की बात नहीं करेंगे, अपन इवन एटम के जो के शेल का इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के सबसे पास है, उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। जब तक मैं नहीं बोलूंगा वी आर टॉकिंग ओनली एंड ओनली अबाउट द न्यूक्लियस, जो किससे मिलकर बना है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। ओके, नाउ बिफोर लाइक वी स्टार्ट दिस डिस्कशन, लेट्स गो बैक, राइट, एंड ट्राई टू स्टडी द हिस्ट्री कि एटम की डिस्कवरी कैसे हुई थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई थी, कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, तो थोड़ा सा अपन उसके बारे में अपन जानते हैं। ओके, सो द फर्स्ट आइडिया अबाउट एटम was given by डाल्टन, राइट। ये केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप। तो उन्होंने बोला कि एटम क्या है, दीज आर टाइनी पार्टिकल्स, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, जिससे क्या बना है, मैटर बना हुआ है। तो मैटर को अगर आप क्या करोगे, डिवाइड करते जाओगे, यू विल एंड अप एट टाइनी स्मॉल पार्टिकल। एंड टाइनी स्मॉल पार्टिकल का नाम एटम दिया था। वैसे एटम जो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड का मतलब ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, मतलब जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। दैट्स हाउ द एटम इज डिफाइंड। तो उन्होंने बोला, डाल्टन ने बोला कि ये जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, उनको अपन एटम बोलते हैं, ठीक है। एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता एंड डिफरेंट मटेरियल के जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। सो दिस इज जस्ट थियरी, राइट। ही गेव हिज आइडिया, देयर वाज नो एक्सपेरिमेंट, देयर वर नो एविडेंस, so like this is not accepted scientifically. Okay, then came Sir J.J. Thomson, right? J.J. Thomson gave plum pudding model. Plum pudding model आपको सबको पता होना चाहिए, 11th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा। उन्होंने बोला कि ये जो एटम है एक लड्डू की तरह है, ठीक है, एक लड्डू की तरह है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन वो एम्बेडेड है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो एम्बेडेड है एंड एज ए होल एटम क्या है, न्यूट्रल है। इसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है, ठीक है। सी ही वाज इंग्लिश मैन, राइट। सो उसको आइडिया कब आया था, जब वो प्लम पुडिंग खा रहे थे, ठीक है ना। तो इंग्लिश मैन, राइट, जो वहाँ पे खाना खाने के बाद, राइट, दे टेक ए स्वीट, दो दे कॉल इट प्लम पुडिंग, एंड उसके अंदर क्या होता है कि रेजिन्स, किशमिश, राइट, उसके अंदर रहते हैं। तो उसके हिसाब से उनको आइडिया आया कि एटम के अंदर भी क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे, वो एम्बेडेड होंगे और पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना। आप इसकी एनालॉजी वाटरमेलन से ले सकते हैं। वाटरमेलन के अंदर जो रेड पार्ट है, राइट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम, तो उसका पॉजिटिव चार्ज बोल दो, सी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और उसके अंदर जो सीड्स हैं, वाटरमेलन के सीड्स हैं, दैट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. So that is the idea, and overall, atoms are neutral. This is the important thing he said. Atoms are electrically neutral as a whole. Again,
he gave this theory, right, that atom ऐसा होना चाहिए. There were no evidences, right? तो जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो इट विल नॉट बी प्रूवन कि हाँ भाई एटम ऐसा होता है, ठीक है. बट जे थॉमसन वॉज रेस्पेक्टेड पर्सन बिकॉज ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन की खोज उन्होंने ही की थी. सो देयर विल बी सम पीपल डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन हिज आइडिया, एंड दैट पर्सन इज none other than Rutherford, and this is his famous gold foil experiment, right? Alpha particle का gold foil से scattering होगा. तो that experiment was carried out by, you know, Rutherford's assistant Ernest. So this is in the guidance of Rutherford, and it was carried out by Geiger and Marsden. So Marsden is like just a undergrad, right? He's only 20-year-old. So this is very exciting for him because he is involved in the experiment which is going to tell the world this is how atoms looks like, right? So this is very interesting for him, and Geiger was assistant of Rutherford. Okay, so Geiger and Marsden are doing experiment in the lab of Rutherford under his guidance. Okay, और वो ही ये experiment है, scattering of alpha particle by thin gold foil. ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए. दिस इज नॉट ए सीक्रेट टू यू, दिस इज नॉट ए सरप्राइज टू यू, एवरीबडी नोज दिस, राइट? तो ये एक्सपेरिमेंट अराउंड 1911 के अराउंड हुआ था, राइट? तो इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या है, ध्यान से देख लो. ये एक रेडिएशन सोर्स है, ठीक है. तो यहाँ पे रेडियम रखा गया है, तो दैट इज रेडियम ओनली, राइट? एंड रेडियम क्या करता है, अल्फा पार्टिकल एमिट करता है. तो वो अल्फा पार्टिकल क्या करेंगे, इस थिन गोल्ड फॉइल पे आएंगे, ठीक है. दिस गोल्ड फॉइल इज रियली थिन. इनफैक्ट इसकी थिकनेस बहुत ही कम थी, 400 एटॉमिक डायमीटर. तो एक एटम का डायमीटर आपको पता कितना होता है, फ्यू आंगस्ट्रॉन्ग. तो दिस इज लाइक अबाउट 400 आंगस्ट्रॉन्ग थिन, वेरी थिन गोल्ड फॉइल. ओके, तो अल्फा पार्टिकल आएंगे, इस थिन गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करने जाएंगे, एंड दिस इज द स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, ठीक है. तो अल्फा पार्टिकल अगर इस गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके या गोल्ड फॉइल से डिफ्लेक्ट होके स्क्रीन पे आएंगे, तो स्क्रीन पे क्या होगा, एक सिंटिलेशन, इस तरह का धब्बा बनेगा, चमक बनेगा, धब्बा बनेगा. तो उससे अपन पता लगा सकता है कि अल्फा पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव किया. एक चीज ध्यान रखना, अपन बोल तो रहे यहां से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ठीक है ना. अपन नेकेड आई से देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सी अल्फा पार्टिकल. ओके, सो अपन अल्फा पार्टिकल का पता कैसे लगाएंगे कि वो गोल्ड फॉइल से स्कैटर्ड होके या डिविएट होके स्क्रीन पे क्या बनाएगा, एक धब्बा बनाएगा. ओके, सो if J.J. Thomson model was true, then what will happen? Most of the alpha particle should penetrate the gold foil and they should assemble here. Most of the alpha particle, ठीक है. अगर किसका मॉडल ट्रू है, J.J. थॉमसन का मॉडल ट्रू है. J.J. थॉमसन का मॉडल क्या था, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है या पॉजिटिव चार्ज है वो थ्रू आउट द वॉल्यूम है, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है एम्बेडेड है. अगर उनका मॉडल ट्रू है तो ज्यादा डिविएशन नहीं होना चाहिए. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल शुड पास थ्रू. एनसीईआरटी पे इस पे क्वेश्चन भी होगा, ध्यान रखना, ठीक है. अगर J.J. थॉमसन का मॉडल ट्रू होता तो डिविएशन ज्यादा नहीं होता, अल्फा पार्टिकल वुड हैव पास थ्रू, राइट? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वुड हैव पास थ्रू डायरेक्टली विदाउट मच डिविएशन, ओके, और वेरी स्मॉल डिविएशन. बट व्हाट डिड ही सी, उनके ऑब्जर्वेशन क्या थे? दिस इज द एक्सपेक्टेशन कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वुड हैव पास्ड अनडिविएटेड. ये गोल्ड फॉइल है, ठीक है. अगर ये किसका एटम है, थॉमसन का एटम है. बट रदरफोर्ड की फाइंडिंग क्या थी? रदरफोर्ड की फाइंडिंग ये थी कि 1 in 8,000 had deviated more than 90 degree. 1 in 8,000 deviated more than 90 degree. And 1 in 20,000 even deviated by more than 150 degree. How this is possible? You are sending alpha particle which are going with enormously high speed, right? They are having energy in mega electron volt. They are shooting like, bullets
टुवर्ड्स दैट वेरी थिन गोल्ड फॉइल। तो गोल्ड फॉइल की तरफ बहुत ही हाई स्पीड से अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, ओके, एंड दे आर गेटिंग डिविएटेड बाय मोर देन 150 डिग्री। हाउ दिस इज पॉसिबल? सो ही हैड ओनली वन एक्सप्लेनेशन। रदरफोर्ड ने बोला ये तभी हो सकता है जब अल्फा पार्टिकल के सामने बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा हो, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉसिबल ओनली इफ ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज इन ए वेरी टाइनी स्पेस। आप समझे मेरी बात? He said it is possible only if alpha particle is getting repelled by a very strong electric field, and that electric field is possible if all the positive charge is kept in a very small volume, and that volume he called nucleus. This is the tiny central part of the atom, और इसका नाम उन्होंने क्या दिया? न्यूक्लियस दिया। इस न्यूक्लियस की वजह से क्या होगा? अल्फा पार्टिकल मोर देन 90 डिग्री से क्या हो सकता है? डिविएट हो सकता है, ओके। एंड उन्होंने जो न्यूक्लियस का साइज है वो इस तरह से एस्टिमेट किया, ध्यान से समझना, कि जैसे मान लो ये एटम है और ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, एंड आप अल्फा पार्टिकल शूट कर रहे हो, आप अल्फा पार्टिकल शूट कर रहे हो। So most of the space of atom is anyway empty because most of the alpha particle went through without any deviation, right? But अगर कोई अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास आएगा, यहां से जाने की कोशिश करेगा, न्यूक्लियस के पास आएगा, so what will happen? इसका डिविएशन बहुत ज्यादा होने वाला है because it will experience very high electric field. That means ये जो पोर्शन है, इसका जो साइज है, इसका साइज है वो पूरे साइज की तुलना में अबाउट 1/20,000 होना चाहिए। आया समझ में? इस पोर्शन का जो साइज है पूरे पोर्शन के कंपैरिजन में 1/20,000 होना चाहिए। दैट इज न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज की तुलना में अबाउट 20,000 टाइम स्मॉलर होना चाहिए। तो 20,000 टाइम मतलब 10⁴ का फैक्टर आ गया। तो अगर एटम आंगस्ट्रॉन्ग में है तो न्यूक्लियस फेम्टोमीटर में आ जाएगा, ठीक है ना। आंगस्ट्रॉन्ग कितना होता है? 10⁻10 मीटर। अगर ये एटम है तो जो न्यूक्लियस है वो 10⁻14 मीटर, 10⁻15 मीटर, उस रेंज में आ जाएगा चाहिए। सो दिस इज हाउ ही गेव एन एस्टिमेट ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ओके। एंड ही डिड वन मोर फाइंडिंग which will appear here. He did one more finding that in his own words is written here. It was almost as incredible as if you fired a 15-inch shell at the piece of tissue paper and it came back and hit you. आप समझ रहे हो? उन्होंने गोल्ड फॉइल की कंपैरिजन किया टिश्यू पेपर से और अल्फा पार्टिकल की कंपैरिजन किया एक 15 इंच शेल, 15 इंच तोप के गोले से किए। तो उनका ऐसा था, कहना था कि अगर मैं टिश्यू पेपर दैट इज गोल्ड फॉइल को बड़ा करूं, उसको स्केल करूं, और तो उसका साइज टिश्यू पेपर के बराबर आ जाएगा। तो अगर मैं अल्फा पार्टिकल को स्केल करूंगा तो उसका साइज तोप के गोले जितना हो जाएगा, और वो तोप का गोला अगर टिश्यू पेपर पे जा रहा था तो भी वो वापस आ रहा था। दिस इज हाउ ही ट्राई टू कंपेयर दैट दिस एक्सपेरिमेंट कि अल्फा पार्टिकल मोर देन 150 डिग्री से क्या हो रहा था? डिविएट हो रहा था। इट वॉज ऑलमोस्ट इनक्रेडिबल एज इफ ही वॉज फायरिंग 15 इंच शेल टुवर्ड्स ए टिश्यू पेपर and it came back and hit you. This is only for historical purpose. I am telling you, he was very, very amazed by the result of this scattering. Okay, so we have found that कि atom का जो structure है, atom का structure क्या होता है? There is a very tiny space called nucleus, central part, जहाँ पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन चारों रिवॉल्व कर रहे हैं, and most of the space of atom is empty. Okay. And from these calculation he even calculated the approximate size of the nucleus. उन्होंने न्यूक्लियस का approximate size भी कैलकुलेट करने की कोशिश की। वो कैसे कैलकुलेट कर सकता है? ये रहा तुम्हारा अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ये तुम्हारा अल्फा पार्टिकल है और इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी,
ठीक है। सो आई थिंक यू विल फाइंड दिस इन एनसीईआरटी सोल्ड एग्जाम्पल, आपको मिल जाएगा। और इसकी काइनेटिक एनर्जी दे विल राइट 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है +2, बिकॉज दिस इज हीलियम न्यूक्लियस। ये रेसिंग करता हुआ किसकी तरफ आ रहा है? दिस इज द गोल्ड एटम, राइट। गोल्ड का एटॉमिक नंबर Au 79 होता है, तो इसका चार्ज हो जाएगा +79, ठीक है, +79 E, अगर अपन इसका चार्ज लिखना चाहेंगे तो, ठीक है। तो इसका चार्ज मिल गया आपको, इसका भी चार्ज पता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी अपन को पता है, एंड अल्फा पार्टिकल का दैट्स इट, वी डू नॉट नीड मास बिकॉज वी ऑलरेडी हैव काइनेटिक एनर्जी। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक से आप क्या निकाल सकते हो? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आप निकाल सकते हो। एंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी अबाउट 10⁻⁻14 मीटर आया था। दैट मीन्स साइज ऑफ द जो न्यूक्लियस है वो एटम की तुलना में बहुत ही कम है, अबाउट 10,000 20,000 टाइम्स स्मॉलर। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड। तो ये एक बहुत ही पहले का एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही अर्ली एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं टू कैलकुलेट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, जो अपन आगे डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियस के अपन रेडियस भी बताएंगे, वॉल्यूम भी बताएंगे, वो सारी बातें भी बताएंगे, ठीक है। बट आई एम गिविंग एन आइडिया हाउ डू यू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ओके। ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी से करना है, मतलब दिस इज सिंपली फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैट। एक पार्टिकल आ रहा है, एक चार्ज पार्टिकल है, दूसरा चार्ज पार्टिकल है, ये पास में आ रहा है, पास में आ रहा है, तो ये क्या लेके आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा है। जब ये यहाँ के रुक जाएगा, यहाँ के रुक जाएगा, तो इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² था, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? k(q1q2/r). दैट्स इट। q1 पता है, q2 पता है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है नीट, एंड आपका सोल्ड एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी में। एंड बच्चे पता नहीं क्यों गलती करते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, k(q1q2/r) इक्वल टू हाफ mv², विच इज वेरी वेरी सिंपल, बिकॉज आई थिंक बच्चों को इलेक्ट्रोस्टैट से डर लगता होगा, बट दिस इज वेरी वेरी सिंपल, ओके। चले आगे। नाउ लेट्स कम टू द टर्मिनोलॉजीज, राइट, कि न्यूक्लियस को अपन किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? ZXA, ठीक है। तो X इज हियर एलिमेंटल सिंबल, जो भी होगा, जैसे क्लोरीन के लिए Cl होगा, हाइड्रोजन के लिए H होगा, फ्लोरीन के लिए F होगा। सो X इज द सिंबल। A इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ओके, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब न्यूक्लियस के अंदर कितने लोग रह रहे हैं टोटल, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन का सम होगा A, ओके। Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और अपन ऐसा बोल सकते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन के पास ही चार्ज होता है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप निकाल सकते हो। Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, A इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, A माइनस Z इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहां पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं। देखो, आज अपन बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, राइट। रदरफोर्ड को भी नहीं पता था कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होता है। जो मैंने एक्सपेरिमेंट बताया था गोल्ड फॉयल वाला, वो एक्सपेरिमेंट 1911 में हुआ था। तो रदरफोर्ड को पता कब चलेगा कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है? 1932 में। बिकॉज न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है, न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो 1932 में की थी जेम्स चैडविक ने, ओके। सो आज हम पढ़ रहे हैं, तो दैट मीन्स लाइक वी नो ऑल हिस्ट्री, एंड हमारे लिए कहना बहुत आसान है, अच्छा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही तो होता है। बट यू शुड नो दैट इवन रदरफोर्ड, राइट, हैज टू वेट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एटम, आफ्टर दैट एक्सपेरिमेंट 21 साल तक वेट करेंगे, एंड देन जेम्स चैडविक विल टेल द वर्ल्ड कि देयर इज समथिंग कॉल्ड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, ओके। तो ये समझ में आ जाना चाहिए। ZX से बहुत ही सिंपल है। Z इज एटॉमिक नंबर, दैट इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। A इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, A माइनस Z क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये तो हो गया न्यूक्लियस। एटम के अंदर क्या होगा? Z इलेक्ट्रॉन और होंगे, ताकि एटम क्या हो जाएगा? एज ए होल न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। नाउ देयर इज सम टर्मिनोलॉजी, आइसोटोप सुन रखा होगा केमिस्ट्री में, राइट, पता भी होगा। आई टेल यू द मीनिंग ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप इज ए ग्रीक वर्ड, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। आइसो का मतलब होता है सेम, टोप का मतलब होता है प्लेस।
मतलब ये वो एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट होंगे, ठीक है, ये वो एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस पे आते हैं। अब ये बताओ पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस पे कौन से एलिमेंट आते हैं? पीरियोडिक टेबल अरेंज कैसे की गई है? पीरियोडिक टेबल इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज कितने इलेक्ट्रॉन है, एंड कितने इलेक्ट्रॉन है वो किस पे डिपेंड करेगा? कितने प्रोटॉन है, बिकॉज अवर ऑल एटम इज न्यूट्रल, राइट? सो पीरियोडिक टेबल इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द जेड, because Z tells you number of protons as well as number of electron, and Z will tell you what will be the electronic configuration. तो periodic table में अपन ने atoms according to the Z arrange कर रखे हैं, and same Z मतलब same chemical property, same chemical property मतलब they will come at the same place. That means isotope के अंदर क्या अलग होगा? प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है, that means एलिमेंट तो सेम ही है, क्या अलग होगा? Only the number of neutron. So there is example 6C12, 6C14. तो इनका मास नंबर अलग है, सेम एलिमेंट है. I can give you more example. 1H1, 1H2, 1H3, हाइड्रोजन, ड्यूट्रॉन, ठीक है, ट्रिटियम, right? So this is how you can calculate get isotopes. Okay, isotones, sorry. What is isotone? Isotone is different element having same number of neutrons. Different elements, ठीक है, elements अलग होगा, ठीक है. So 6C14 के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स है? 8, ठीक है. कैलकुलेट कर सकते हो ना, 6 तो प्रोटॉन हो गया, ठीक है, 14 टोटल है, तो 14 माइनस 6 कितना हो गया? 8 हो गया, 8 न्यूट्रॉन हो गया. तो इसके अंदर कितना है? 6 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इट इज न्यूट्रल, ठीक है. अपन को इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, ठीक है, because we are only talking about the nucleus. 8O16 is 8 proton 8 neutron, total 16 हो गए. तो इसके अंदर 8 न्यूट्रॉन है, तो these are isotones. Similarly there is something called isobar, ठीक है. तो मैं इनको याद करने के लिए isobar बोल देता हूँ. बार मतलब इन दोनों में क्या सेम है? इन दोनों का मास नंबर सेम है, 14. Again these will be different elements, okay, having the same mass number, okay. चले आगे. नाउ अगर मैं न्यूक्लियस के या एटम के मास के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं, राइट, तो एटम का मास जो होने वाला है ना, वो बहुत ही कम होने वाला है. एक सिंगल एटम का मास होने वाला है 10⁻⁻27 kg, 10⁻⁻27 kg. दैट मीन्स अगर मैं एटम्स के मास के लिए केजी यूनिट यूज करूंगा ना, पागल हो जाऊंगा, ठीक है ना. केजी यूनिट यूज ही नहीं करनी है. एटम्स के मास के लिए आई हैव टू यूज डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट, एंड दैट इज एटॉमिक मास यूनिट. नाउ हाउ डू वी डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट? एक काम कर सकते हैं, बहुत सारे एटम्स अवेलेबल है, ठीक है. क्या करो आप, कोई एक पर्टिकुलर एटम को स्टैंडर्ड बना लो, ठीक है ना. कोई एक पर्टिकुलर एटम को स्टैंडर्ड बना लो, और उसके हिसाब से आप क्या करो, सभी एटम्स का मास डिफाइन कर दो उसके रेस्पेक्ट में. दिस क्लियर? तो अबंडेंस में क्या चीज है? कार्बन इज इन अबंडेंस, बिकॉज कार्बन का मतलब क्या होता है? लाइफ. वी आर ऑल व्हाट? हाइड्रोकार्बन्स, राइट, दैट्स व्हाट वी आर. सो अपन क्या कर सकते हैं, एएमयू को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? विद रेस्पेक्ट टू कार्बन 12. सो 1 AMU कैसे डिफाइन होगा? 1 AMU बोल दो या 1 U बोल दो, ठीक है, एक ही बात है. 1 AMU बोलो या 1 U बोलो, कैसे डिफाइन करते हैं? मास ऑफ 6C12 एटम इन ग्राउंड स्टेट एट रेस्ट, ठीक है. रेस्ट पे भी होना चाहिए, क्योंकि अपन पहले ही बोल चुके हैं कि अगर ऑब्जेक्ट चलता है तो उसका मास चेंज होता है अपॉन 12. एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1U. तो 1U कितना होता है? 1.66054 इंटू 10⁻⁻27 kg. ओके, तो अब अपन बाकी जैसे मान लो ऑक्सीजन हो गया, ठीक है ना, हाइड्रोजन हो गया, तो उन सब का मास जो है वो U यूनिट्स में अपन डिफाइन करेंगे. दैट इज विद रेस्पेक्ट टू दिस डेफिनेशन. ओके, नाउ ये डेफिनेशन क्या इंश्योर करती है? ये डेफिनेशन ये इंश्योर करेगी कि व्हाट इज द मास ऑफ 6C12 एटम. 6C12 का मास कितना होगा? 6C12 का कितना होगा?
12u, 6c12 एटम का मास कितना होगा 12u, एंड बाकी एटम्स का मास अपन इसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे. एंड देयर इज समथिंग यू शुड आल्सो नो कि जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम, इनका मास केजी में तो है ही है, ठीक है, और u यूनिट से इनका मास u यूनिट्स में आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे अपन, ठीक है ना, 1.6726 अपॉन 1.66054, तो u यूनिट्स में मास आ जाएगा. तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन का जो मास है, हाइड्रोजन एटम का मास है, वो लगभग 1u आता है. ये नंबर्स जो है वो आपको याद नहीं रखने, बट मैंने इसलिए लिखे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि आगे जब न्यूक्लियर रिएक्शन होगी तो अपन को प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका मास चाहिए होगा. वी आर गोइंग टू यूज दिस, बट वो एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना. लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन एटम का मास लगभग 1u होता है, ठीक है. इलेक्ट्रॉन का मास इज वेरी क्लोज टू 0, बट जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगी वी हैव टू टेक केयर, ओके. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, केवल और केवल कार्बन 12 एटम का जो मास है, कार्बन 12 एटम, C12 नॉट C14, कार्बन 12 एटम का मास है दैट हैज परफेक्ट इंटीजर 12u. बाकी सारे एटम्स का जो मास होगा दैट इज क्लोज टू u यूनिट्स, क्लोज टू इंटीजर वैल्यू ऑफ u, ओके. नाउ एक काम करो, आपकी स्टडी टेबल के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज रहती है, दैट इज पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में एक काम करो, आप क्लोरीन का जो है वो एटॉमिक मास देखो, क्लोरीन का एटॉमिक मास देखो, क्या वो इंटीजर है क्या? हाउ मच इज दैट? अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास आएगा, इनफैक्ट आजकल की नोटबुक में भी क्या होता है, पीरियोडिक टेबल ड्रॉ की रहती है, तो आप वहां पे भी देख सकते हो. क्लोरीन का अगर आप देखोगे तो वो आएगा 35.45u. इनफैक्ट कार्बन का देखोगे, कार्बन का भी अपन ने बोला कि कार्बन का मास कितना होना चाहिए, 12u होना चाहिए, लेकिन दैट इज ओनली फॉर कार्बन 12. बट कार्बन का अगर आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में अपनी 12.0107u आएगा. ऐसा क्यों? सोचो. पीरियोडिक टेबल में एटम्स या एलिमेंट्स कैसे अरेंज्ड है, अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट. क्या कार्बन 14 वहीं आएगा क्या जहां पे कार्बन 12 आएगा? यस, कार्बन 12, कार्बन 14 एक ही जगह पे आएगा, ओके. तो वहां पे जो एटॉमिक मास लिखा रहता है दैट इज अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ कार्बन. कार्बन 12 कितना है, कार्बन 14 कितना है, और फिर वो एवरेज करके निकालते हैं. ऐसा केमिस्ट्री में किया होगा आपने. जैसे बोरोन है, बोरोन के 2 आइसोटोप है, B10 है, B11 भी है, तो B10 का कितना परसेंटेज है, B11 का कितना परसेंटेज है, और उनका आप एवरेज करोगे तो बोरोन का जो एटॉमिक मास आता है लगभग 10.81 आता है. आप देख सकते हो अपनी पीरियोडिक टेबल में. तो सिमिलरली अगर क्लोरीन का 35.45 आ रहा है, दैट मीन्स क्लोरीन के भी आइसोटोप होंगे, और उन आइसोटोप का क्या होगा, रिलेटिव अबंडेंस होगा, और उनका एवरेज से अपन को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्लोरीन का एटॉमिक मास. और वही पीरियोडिक टेबल पे लिखेंगे, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन के दोनों आइसोटोप हैं, उनकी पोजीशन सेम ही है. सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास. एटॉमिक मास अगर एक आइसोटोप का W1 है, दूसरे आइसोटोप का W2 है, तीसरे आइसोटोप का W3 है, रिलेटिव अबंडेंस X1, X2, X3, तीनों का सम 100% हो गया, और इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो. एवरेज कैलकुलेट करना आता है ना. पहले टेस्ट में कितने मार्क्स थे, दूसरे टेस्ट में कितने मार्क्स थे, तीसरे टेस्ट में कितने मार्क्स थे, समझ में आ रहा है ना. ओके. नाउ क्लोरीन का अगर आप देखोगे तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं 35 एंड 37. 35 का अगर आप देखोगे तो दिस इज क्लोज टू इंटीजर, ठीक है. 37 का देखोगे तो दिस इज आल्सो क्लोज टू इंटीजर. तो इसका मास क्लोज टू इंटीजर, बट द अबंडेंस इज 75.77, 24.23. एंड अगर आप ऑफ कोर्स ये 100 हो जाएगा जोड़ोगे तो, एंड जब आप इसका एवरेज निकालोगे तो दैट विल बी द वैल्यू, ओके. नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, राइट. साइज ऑफ द न्यूक्लियस अपन ने बोला था कि रदरफोर्ड ने एक रफ एस्टिमेट किया था बाय द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. बट आफ्टर दैट देयर हैव बीन सो मेनी एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रखे हैं टू कैलकुलेट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है. एंड वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज डिफ्रैक्शन ऑफ
high energetic electron, and that experiment gives very good, very accurate values of the size of the nucleus. So diffraction of high energetic, high speed electron from the nucleus, they give very good results. Okay, and it is also figured out that कि nucleus की कोई एकदम perfect boundary नहीं होती कि this is the nucleus. ठीक है, न्यूक्लियस एक तरह से फजी बॉल है. फजी बॉल मीन्स मतलब इट विल नॉट हैव अ डेफिनेट बाउंड्री, बट या इट विल हैव सम एरिया. दिस इज वेयर न्यूक्लियस इज, बट दिस विल नॉट हैव एनी परफेक्ट बाउंड्री बिकॉज इट इज गवर्न बाय द लॉज ऑफ क्वांटम फिजिक्स, राइट. सो अपन उस डिटेल में नहीं जाते हैं उतना, बट एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो डिफ्रैक्शन मेथड से आता है, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन से, एंड डिफ्रैक्शन मेथड टेल्स दैट देयर इज नो डेफिनेट बाउंड्री. It will give you only an estimate of the size. Okay, and from those estimates and from those different experiment with different nucleus, ठीक है ना, बहुत सारे न्यूक्लियस के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए. फ्रॉम दैट साइंटिस्ट एक फार्मूले पे अराइव करें, एंड दैट फार्मूला इज दिस: रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज r इक्वल टू r नॉट a पावर 1/3. क्योंकि देखो एक चीज बताऊं, ये फार्मूला आपके लिए क्यों जरूरी है. आपसे पूछेगा हाइड्रोजन, okay, do not talk about hydrogen because hydrogen का न्यूक्लियस में कुछ नहीं है, there is only proton, right, there is loneliness in the hydrogen nucleus. जैसे मान लो क्लोरीन का न्यूक्लियस है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा what is the radius of क्लोरीन का न्यूक्लियस, तो क्या बोलोगे आप? You cannot give this answer, it's a fuzzy ball without sharp boundary. You cannot give this answer, है ना? I know you want to give this, but this is not the way to give answer. So you need a formula. So this is the formula. Radius is r naught a power 1/3. जहाँ पे r naught क्या है? Some constant. Okay, 1.2 femtometer. This is some constant. A is mass number. तो क्लोरीन 13, क्लोरीन कितना था? 1735, राइट. क्लोरीन ये था ना, तो A की वैल्यू अपन कितना रख देंगे? 35 रख देंगे, तो अपन को रेडियस मिल जाएगी. दिस क्लियर? ओके, ये फार्मूला वैसे लग रहा है बहुत आसान है, ठीक है ना. ये पावर 1/3 है, तो क्यूब रूट निकालने में हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है ना. तो थोड़ा सा आपको करना आना चाहिए. जैसे 35 का क्यूब रूट निकाल के देखो खुद से विदाउट कैलकुलेटर, यू विल गेट टू नो. ओके, सो दिस इज द रेडियस. ए इज द एटॉमिक मास नंबर, दैट इज कितने लोग रहते हैं उस न्यूक्लियस में. समझ में आ गया ना, जस्ट 35. रेडियस आ गई तो वॉल्यूम आ जाएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू एज्यूम इट इज टू बी ए स्फेयर, 4/3 पाई r क्यूब. एंड वेरी इंटरेस्टिंगली क्यूब करेंगे तो ये किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? ए के. क्यूब करेंगे तो यहाँ पे ऐसा आएगा ना, 4/3. ओके, आई विल राइट हियर 4/3 पाई r क्यूब है, ठीक है. इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 4/3 पाई r नॉट क्यूब इंटू ए लिख सकता हूँ ना, ठीक है. तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? ए के प्रोपोर्शनल आ जाएगा. वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर. एंड वंस यू हैव वॉल्यूम, क्या आपको मास पता है क्या न्यूक्लियस का? न्यूक्लियस का मास नंबर पता है ना, ए. मास नंबर पता है तो मास कितना हो जाएगा? a इंटू 1u. यस और नो? क्योंकि अपन ने बोला है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग कितना होता है? 1u के बराबर होता है. तो आपको क्या मिल गया? मास नंबर मिल गया, ठीक है. a है तो मास भी मिल जाएगा, दैट इज 1u. एंड वंस यू हैव द मास, यू कैन कैलकुलेट द डेंसिटी. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. मास इज नथिंग बट a इंटू 1u एंड वॉल्यूम इज दिस, ठीक है. तो देखो क्या एक चीज होगी, मास इज प्रोपोर्शनल टू a, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू a. तो रेशियो जो आएगा वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा. a से a कैंसिल हो जाएगा. तो न्यूक्लियस की डेंसिटी जो आती है, कितनी आती है? 10⁻17 kg per meter cube. Enormously dense matter is in that nucleus. Enormously dense. ये कितना होता है? I'll give you an idea, but you should know this density is constant for all nuclei. एक क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर, ठीक है, उसमें बच्चे गलती करते हैं. वो क्वेश्चन देख लो क्या होता है. What is the ratio of density of iron nuclei to, you know, uranium nuclei? आंसर क्या जाएगा? 1:1. कोई भी न्यूक्लियस, कोई भी दो न्यूक्लियस ले लो, उनकी डेंसिटी का रेशियो क्या जाएगा? क्या जाएगा बेटा? 1:1, और कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना. सभी न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है? सेम होती है, 1:1. ओके, 10⁻17 बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है फॉर डेंसिटी, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा अर्थ है ना, अर्थ का रेडियस कितना है बेटा? 6400 किलोमीटर. 6400 किलोमीटर हमारा अर्थ बहुत बड़ा स्फीयर है.
अर्थ का जो ये रेडियस है और इसमें जितना मास है, मास को आप चेंज मत करो, लेकिन अर्थ की रेडियस को कंप्रेस करके 100 मीटर कर दो। कितनी? 100 मीटर। 100 मीटर रेसिंग ट्रैक होता है ना, उतनी कम कर दो अर्थ की रेडियस, अर्थ को कंप्रेस करके विदाउट चेंजिंग इट्स मास। तब जो अर्थ की डेंसिटी आएगी ना, वो इसके बराबर होगी। समझ में आया? तब जो डेंसिटी आएगी वो इसके बराबर होगी। दिस इज वेरी वेरी हाई डेंसिटी, 10⁻17 kg per meter cube. Okay. In fact, let me tell you something very interesting. There are something called neutron star. Neutron star होते हैं, ठीक है ना, यूनिवर्स में, जो रेडियस में तो 10 से 15 किलोमीटर के होते हैं। मतलब एक सिटी जितना उनका रेडियस होता है, सिटी की जो एरिया होता है 10 से 15 किलोमीटर का, उतनी तो उनकी रेडियस होती है, लेकिन उनका मास जो होता है सन के मास से 1.5 गुना और अर्थ के मास से 5 लाख गुना। दे आर कॉल्ड न्यूट्रॉन स्टार। दे आर मेड अप ऑफ ओनली न्यूट्रॉन्स, only neutrons. That means it is a very giant nucleus in the sky, and that looks like something this. This is the neutron star. This is made up of only neutrons, right? And they are very tightly packed, density बहुत ज़्यादा है, 10⁻17 kg per meter cube. A giant nuclei in the sky, and radius कितना होगा? 10 से 15 किलोमीटर, और मास जो होगा अर्थ के कंपैरिजन में 5 लाख गुना मास होता है। सो 10⁻17 kg per meter cube, it's a really high number and it is same for all the nuclei. चलो बच्चों, थोड़ी अपन प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस न्यूक्लियाई इफ रेडियस ऑफ दिस न्यूक्लियाई इज a। ठीक है, तो करने का तरीका क्या है? रेडियस का फॉर्मूला पता है क्या? मैंने बोला था ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, r = r0 a पावर 1/3। तो इसकी रेडियस दे रखी है, इसकी रेडियस पता करनी है, तो ऑल यू हैव टू डू इज टेक रेशियो। तो रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज r0 27 पावर 1/3 एंड रेडियस ऑफ दिस पर्सन इज r0 125 1/3। एक चीज समझ में आनी चाहिए कि आई हैव चोजन नंबर वेरी केयरफुली, राइट, वेरी केयरफुली, क्योंकि मेरे को क्यूब रूट निकालना है। ओके, तो 27 का क्यूब रूट आता है और 125 का क्यूब रूट आता है, राइट। तो एक काम करो, रेशियो ले लो। तो रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम ए, ये रेडियस अपन को पता करनी है, 27 का क्यूब रूट 3, ये 5, तो दिस इज 5/3 इंटू ए। सिंपल है, ठीक है ना। आप सीधा भी कर सकते थे कि रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ मास नंबर, तो इसका क्यूब रूट 3 होगा, इसका क्यूब रूट 5 होगा। ऑफ कोर्स दिस इज ए बिगर न्यूक्लियाई, राइट, तो उसका रेडियस क्या होने वाला है? ज्यादा ही होने वाला है। तो रेशियो 5/3 है, तो 5/3 इंटू ए। ओके, आगे चले। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इस न्यूक्लियस की रेडियस ए है तो कौन से न्यूक्लियस की रेडियस a/2 होगी? ठीक है, तो अगेन वी हैव ओनली वन फार्मूला, r = r0 a पावर 1/3। उसी फार्मूले को अपन यूज करेंगे। लेट्स कैलकुलेट कि कहां तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो देखो, रेडियस ऑफ Fe इक्वल टू कितना आ जाएगा? 56 पावर 1/3, 56 ही है उसके अंदर। लेट मी राइट इट नाइसली, r0 56 पावर 1/3। तो ये किसके बराबर दे रखा है आपको? ए के बराबर दे रखा है। और रेडियस ऑफ अननोन, तो अननोन को मैं एक्स बोल देता हूं, इक्वल टू r0 a पावर 1/3। ठीक है, रेशियो ले लो। तो दिस वैल्यू इज हाउ मच बेटा? ए। दिस वैल्यू इज हाउ मच? a/2 दे रखा है। रेशियो ले लिया, 1/1/2 कितना आ जाएगा? 2। 56, r0 तो कैंसिल हो जाएगा, 56/a पावर 1/3। अब क्या करेंगे? क्यूब रूट तो ले नहीं सकते यहां पे, तो ओनली वे इज क्या करो आप? क्यूब कर दो दोनों तरफ क्यूब करेंगे। उधर 2 का क्यूब 8, यहां पे 1/3 का क्यूब 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा? और a कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो आपको ऐसा न्यूक्लियस ढूंढना है जिसका
मास नंबर कितना होता है? 7 होता है, जिसका मास नंबर 7 होता है। तो मास नंबर 7 किसका होता है? यू नो दैट, लिथियम 7। यहां पे बच्चे गलती करते हैं। बच्चे क्या गलती करते हैं? यहां पे ऑप्शन में ये रहता है नाइट्रोजन 14, ठीक है, वो 7 एटॉमिक नंबर देख के टिक कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। सही आंसर है लिथियम 7। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग राइट दैट वी वांट टू डिस्कस इज मास ऑफ द न्यूक्लियस। एक चीज आप ध्यान से देखो कि न्यूक्लियस इज ए वेरी वेरी टाइनी स्पेस ऑफ द एटम। न्यूक्लियस इज वेरी वेरी टाइनी स्पेस ऑफ द एटम, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा ये जो रूम है, मतलब वट एवर द रूम यू आर सिटिंग इन राइट, अगर उस पूरे रूम को अपन एक एटम मानेंगे तो न्यूक्लियस का जो साइज होगा वो एक डस्ट पार्टिकल के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? पूरा रूम अगर अपन क्या मानेंगे, जो भी नॉर्मल रूम होता है उसको अपन अगर एटम मानेंगे तो न्यूक्लियस का साइज होगा एक डस्ट पार्टिकल के बराबर होगा। एंड उस न्यूक्लियस के बारे में साइंटिस्ट को स्टडी करना है, उस न्यूक्लियस के बारे में साइंटिस्ट को स्टडी करना है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स उस डस्ट पार्टिकल या जो भी टाइनी प्लेस है उसमें अपन, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप लगा के नहीं देख सकते। वी वांट टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियस राइट, एंड साइंटिस्ट वांट टू नो कि किस तरह से वो न्यूक्लियस बिहेव करता है। एंड देयर इज ए यू नो प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ देम कि वो की स्टडी कैसे करे, ठीक है। तो ऑफ कोर्स लाइक यू शुड नो फिजिक्स इज एज स्मार्ट, तो दे हैव ए वन वे, दे वांट टू नो एक्चुअली कि उस टाइनी स्पेस में वो जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है रह कैसे पा रहे हैं, ठीक है ना, एंड हाउ दे आर यू नो बॉन्डेड टुगेदर राइट वेरी स्ट्रांगली विद ए वेरी गुड वेरी स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। ऑफ कोर्स जो न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स होने वाला है उसको अपन न्यूक्लियर फोर्स बोलेंगे, दैट इज कॉमन सेंस, एंड साइंटिस्ट वांट टू नो दैट, ओके, बट दे हैव ए प्रॉब्लम, दे कैन नॉट लुक एट इट, सो दे हैव टू नो अबाउट दैट फोर्स without looking at it, and they will do it because they are smart, because they are smart। and हम वो पता करेंगे न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, हम न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पता करेंगे फ्रॉम वेरी सिंपल थिंग सच एज मास ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के मास को तो अपन मेजर कर सकते हैं बिना देखे, ठीक है, तो मास को मेजर करके अपन न्यूक्लियर फोर्स तक पहुंचेंगे, और किस तरह से पहुंचेंगे, दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली इंटरेस्टिंग। समझे आप मेरी बात? साइंटिस्ट के सामने प्रॉब्लम है कि दे वांट टू स्टडी दैट टाइनी प्लेस, दे वांट टू नो कि उस टाइनी प्लेस में हो क्या रहा है, ठीक है ना, लेकिन उसमें झांक के नहीं दे सकते। झांक कर नहीं देख सकते तो क्या करना पड़ेगा, बाहर से ही उसको स्टडी करना पड़ेगा। एंड वन ऑफ द मेथड दैट साइंटिस्ट हैव फिगर्ड आउट इज मेजरिंग द मास। मास से आप क्या कर सकते हो, मतलब साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियस की सारी जानकारी पता कर सकते हैं, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पता कर सकते हैं। ओके, दिस इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग, तो आप इसको ध्यान से देखना। अब देखो, जो मास है ना वो दो तरीके से मेजर किया जा सकता है। वन इज मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो व्हाट इज मास स्पेक्ट्रोमीटर? इट इज ए डिवाइस, ओके। तो क्या करता है कि आपको किसी एटम का मास देगा, ठीक है ना, एटम का मास देगा आपको, ठीक है ना। एटम में से आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर दोगे, इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर दोगे तो आपको न्यूक्लियस का मास मिल जाएगा। एंड देयर इज अदर वे इज, आपको पता है कि किसी न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे कितने न्यूट्रॉन होंगे, आपको पता है, तो आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या कर लो, जोड़ लो, मास जोड़ लोगे तो आपको मास ऑफ द न्यूक्लियस मिल जाएगा। आए समझ में? न्यूक्लियस का मास मेजर करने के दो तरीके हैं। वन इज एडिंग द मासेज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, विच इज एडिंग द मासेज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अदर इज यूजिंग द मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर एटम का मास देगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन का मास आपको घटाना पड़ेगा तो मास ऑफ द न्यूक्लियस आ जाएगा। एंड लेट्स सी इन दोनों मासेज में क्या डिफरेंस आता है, और उस डिफरेंस से क्या हम न्यूक्लियर फोर्स तक पहुंच सकते हैं क्या। समझ में आ गया? वी विल ट्राई टू फाइंड द मास ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम टू मेथड्स। अगर इन दोनों मेथड्स में डिफरेंट आएगा देन अपन देखेंगे क्या उससे अपन न्यूक्लियर फोर्स तक, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज तक पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते। इज दिस क्लियर और नॉट? ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं ऑब्जर्व्ड मास। ऑब्जर्व्ड मास जो होता है वो मास स्पेक्ट्रोमीटर से आता है, दैट इज एक्चुअली यू ऑब्जर्व इन द स्पेक्ट्रोमीटर। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर में क्या करते हैं कि यू पुट ए सैंपल ऑफ न्यूक्लियस, ओके। कोई जैसे मान लो ऑक्सीजन न्यूक्लियस का मेरे को क्या करना है, मास पता करना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस का सैंपल आप यू पुट इन द मास स्पेक्ट्रोमीटर, तो आपको ऑक्सीजन एटम का मास देता है, ठीक है। और उसमें से क्या करते हैं आप, इलेक्ट्रॉन का क्या कर देते हैं, मास
घटा देते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास घटा कर देते हैं, बिकॉज आपको पता है कि अगर Z एटॉमिक नंबर है तो Z इलेक्ट्रॉन होने वाला है, बिकॉज ओवरऑल एटम क्या होता है, न्यूट्रल। तो आपको ऑब्जर्व्ड मास मिल गया, ठीक है। यहां पे नोटेशन समझ लीजिए, अगर मैं mZx से लिखता हूं तो दिस इज द मास ऑफ द एटम, दिस इज द मास ऑफ द एटम एंड मास ऑफ द एटम x, ओके। एंड इसमें से मैंने Z इलेक्ट्रॉन का मास घटा दिया, तो मास ऑब्जर्व्ड आ गया, मास ऑफ द न्यूक्लियस आ गया फ्रॉम द मास स्पेक्ट्रोमीटर। समझ में आ गया ना, मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है, आप इसमें सैंपल दोगे किसी गैस का, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, आपको मास दे सकता है एटम का, उसमें से आपने किसका मास माइनस कर दिया, इलेक्ट्रॉन का, तो आपको किसका मास मिल गया, न्यूक्लियस का मास मिल गया। वी आर गोइंग टू कॉल इट ऑब्जर्व्ड मास, दिस इज समथिंग यू आर ऑब्जर्विंग इन द स्पेक्ट्रोमीटर। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सपेक्टेड मास। एक्सपेक्टेड मास आप कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये पर्टिकुलर न्यूक्लियस है ना, इतने प्रोटॉन और इतने न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, दिस न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ दिस मेनी प्रोटॉन एंड दिस मेनी न्यूट्रॉन। जैसे 8 और 16 है, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, तो यू आर एक्सपेक्टिंग कि ऑक्सीजन न्यूक्लियस का मास क्या होना चाहिए, 8 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 टाइम्स मास ऑफ neutron. That is something you are expecting, and that is called expected mass. So this can be obtained by adding the masses of the nucleus. So I think this is the helium nucleus. Helium nucleus के अंदर क्या होते हैं, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, राइट। तो और अगर इन जनरल अगर ZX की बात कर रहे हैं तो ZX में क्या होंगे, Z प्रोटॉन एंड A minus Z न्यूट्रॉन। सो मास एक्सपेक्टेड कैन बी कैलकुलेटेड लाइक दिस, Z टाइम मास ऑफ प्रोटॉन plus A minus Z times mass of neutron. This is the expected mass. Okay, so let me remove this. So this is something you can write. Expected mass is Z time mass of proton and A minus Z time mass of neutrons. Mn is for neutron, Mp is for proton. तो ये आ गया आपका expected mass, ठीक है। Observed mass आया mass spectrometer से, expected mass आया adding the masses of the protons and neutrons, and we figured out that expected mass is always higher than the observed mass. Expected mass is always higher than the observed mass. So basically scientists did this for every nuclei present, right? उन्होंने different nuclei के लिए ये सारा काम किया हुआ है, ड्यूटेरियम, हीलियम, कार्बन 12, राइट, जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, राइट। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ड्यूटेरियम का मास मेजर किया मास स्पेक्ट्रोमीटर से, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन का मास जोड़ा और देखा कि एक्सपेक्टेड मास इज हायर देन द ऑब्जर्व्ड मास। सिमिलरली दे डिड फॉर हीलियम, दे डिड फॉर कार्बन, दे डिड फॉर सो मेनी न्यूक्लियाई। मास एक्सपेक्टेड इज ऑलवेज हायर देन द मास ऑब्जर्व्ड, और ये जो डिफरेंस है इसको अपन बोलते हैं मास डिफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं, Z टाइम मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये तो क्या है, एक्सपेक्टेड मास है, और ये क्या है, ऑब्जर्व्ड मास है। ऑब्जर्व्ड मास क्या है, मास ऑफ द एटम माइनस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ये नोटेशन समझ में आना चाहिए, बिकॉज ये फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा क्वेश्चंस में। ये तो क्या हो गया, एक्सपेक्टेड मास, Z टाइम मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एटम का मास माइनस किसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास, तो ये ऑब्जर्व्ड मास आ गया। ओके, अरे समझ में ना। यहाँ पे थोड़ा बहुत अपन क्या करते हैं, कैलकुलेशन देखो, ये समझ में आया क्या हुआ, ये माइनस माइनस प्लस होके यहाँ आ गया, ठीक है। बाकी सब एज इट इज है, मास ऑफ प्रोटॉन यही है, ये यहीं पे है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ठीक है, -2 माइनसेस मेक प्लस, राइट, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अच्छा, हु इज प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन इज hydrogen atom. So this is nothing but mass of the hydrogen atom. This is mass of the neutrons and this is mass of the atom X, and this is the mass defect. समझ में आ गया। mass defect क्या है, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व मास एंड एक्सपेक्टेड मास, ठीक है। थोड़ा वेट करो, मास डिफेक्ट से न्यूक्लियर फोर्स तक कैसे पहुंचेंगे उसके लिए थोड़ा वेट करो, बट पहले समझ लो मास डिफेक्ट क्या है, बिकॉज इस पे अपन को न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे, ठीक है। मास डिफेक्ट क्या है, ऑब्जर्व मास एंड एक्सपेक्टेड मास में डिफरेंस। एक्सपेक्टेड मास इज मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ऑब्जर्व मास इज ऑब्जर्व फ्रॉम द
स्पेक्ट्रोमीटर। तो एक ये तरीका है, ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। एनीवे मैं फार्मूला यहाँ समराइज कर देता हूँ आपके लिए, राइट। जब मास ऑफ द न्यूक्लियस दिया हुआ रहता है तब तो इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन माइनस ऑब्जर्व्ड मास, ये मास डिफेक्ट हो जाएगा। और मास ऑफ द एटम दिया रहता है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रोल आएगा और ये इस तरह से निकाल लेंगे, क्योंकि एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे भी जेड इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे भी जेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द मास डिफेक्ट। आइदर यू हैव टू यूज दिस फार्मूला और दिस फार्मूला, डिपेंडिंग ऑन आपको दे क्या रखा है। समझ में आ रहा है? एटम का मास दे रखा है या फिर न्यूक्लियस का मास दे रखा है। ओके, सो लेट्स डू सम प्रैक्टिस फॉर मास डिफेक्ट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? मास डिफेक्ट बताओ किसके लिए? ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई के लिए बताओ, ठीक है। और उसका एटॉमिक मास दे रखा है 2.0141 U, ठीक है। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम के अंदर क्या क्या है? 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। ओके, सो इट इज ऑलरेडी हियर। ड्यूटेरियम के अंदर क्या है? 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। जेड भी 1 है और A माइनस जेड भी 1 है, ठीक है। तो निकालेंगे कैसे मास डिफेक्ट? यहाँ पे एटॉमिक मास दे रखा है, तो मास हाइड्रोजन का यूज करेंगे, A माइनस जेड, जेड टाइम्स मास हाइड्रोजन, A माइनस जेड टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ ड्यूटेरियम एटम। जेड की वैल्यू 1, A माइनस जेड की वैल्यू 1, ओके। तो 1 1 माइनस मास ऑफ ड्यूटेरियम एटम। ये कितना होता है? वो टेबल मैंने आपको बोला था ना, एक टेबल थी कि इसकी अपन को यूज करना पड़ेगा न्यूक्लियर रिएक्शन में, याद नहीं रखना है। सो ये वहां से आता है 1.00783, हाइड्रोजन एटम का होता है 1.0866, न्यूट्रॉन का होता है और उसका दिया हुआ ही है। तो ये मास डिफेक्ट आ गया 0.00239 U। इसका यूज कैसे करेंगे? विल टॉक अबाउट इट, बट आप मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना सीख लो। ओके, नाउ दिस इन दिस क्वेश्चन मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना है हीलियम न्यूक्लियाई के लिए, ओके। एंड मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई दे रखा है। इस बार किसका मास दे रखा है? हीलियम न्यूक्लियाई का दे रखा है, नॉट द हीलियम एटम। तो हीलियम न्यूक्लियाई किससे मिलकर बना है? हीलियम न्यूक्लियाई किससे मिलकर बना है? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो दिस इज द सिंपल थिंग यू विल डू, जेड टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, जेड टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस ऑब्जर्व्ड मास जो भी वो है, वैल्यू पुट कर दो, 2 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन 2 टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस ऑब्जर्व मास, एंड यू कैन गेट द मास डिफेक्ट। आ गया समझ में? दोनों एग्जाम्पल समझ में आ जाना चाहिए। आई विल रीडू फॉर यू, दोनों एग्जाम्पल मैं आपके लिए रीडू करता हूं। देखो क्या है, यहां पर किसका मास दे रखा है? किसका मास दे रखा है? यहां पे एटम का मास दे रखा है, तो ये एटम का मास माइनस होगा तो इधर हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। एटम आएगा तो इधर भी हाइड्रोजन एटम आएगा। और इसमें आपको आई विल इरेज दिस, इसमें आपको हीलियम न्यूक्लियस का मास दे रखा है। किसका मास दे रखा है? हीलियम न्यूक्लियस का मास दे रखा है। तो इधर केवल और केवल ऑब्जर्व्ड मास आएगा और इधर केवल और केवल क्या आएगा? प्रोटॉन आएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डू। मास डिफेक्ट आ गया, वैल्यू पुट कर दी, एंड दिस कैलकुलेशन, राइट। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि 0.00728 तक अपन ले रहे हैं, डेसिमल के बाद 5 डिजिट तक ले रहे हैं। क्यों जरूरी है? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मास डिफेक्ट निकालने के लिए अपन को ये सारे नंबर लेने जरूरी हैं, डेसिमल के 5 डिजिट तक। ओके, द क्वेश्चन इज दिस, वेयर डिड द मास गो? कहां गया मास? आप देखो, आप सोचो कि न्यूक्लियस बना कैसे था? न्यूक्लियस बना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत दूर दूर थे, ठीक है, और वो पास आके न्यूक्लियस बना रहे हैं। और क्या न्यूक्लियस स्टेबल है या नहीं है? क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्टेबल है या नहीं है टुगेदर? दैट इज फॉर एग्जाम्पल हीलियम न्यूक्लियस, फॉर एग्जाम्पल कार्बन। कार्बन के अंदर कितने लोग रह रहे हैं? 12, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। क्या वो स्टेबल है या नहीं है? कार्बन ऑफ कोर्स स्टेबल है, बिकॉज वी आर मेड ऑफ कार्बन, वी आर स्टेबल, राइट। क्या हीलियम न्यूक्लियाई स्टेबल है या नहीं है? है। दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस जो प्रोसेस है, दैट मस्ट बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंड इफ दैट प्रोसेस इज
एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब जब न्यूक्लियस बना, वो एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी आई कहां से? मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. मास इज आल्सो ए काइंड ऑफ एनर्जी. मास इज आल्सो ए काइंड ऑफ एनर्जी. मास गॉट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. ओके, मास गॉट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड दैट इज व्हाई दैट न्यूक्लियस इज स्टेबल. और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, दैट मीन्स दैट स्टेबिलिटी ऑफ दैट न्यूक्लियस विल बी मोर. You are getting my point? So from the mass defect, I am getting into the stability of the nucleus, and from there we can get to the nuclear force. मैंने आपको बोला था ना, scientists are smart, physicists are smart. From very simple things such as mass defect, they will reach to the nuclear force. They will reach to the stability of the nucleus. Nucleus बना तो स्टेबल हुआ, स्टेबल हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई. लेकिन कहां से आई एनर्जी? मास गॉट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. मास इज आल्सो ए काइंड ऑफ एनर्जी. तो जब भी अपन न्यूक्लियर रिएक्शन में मास कंजर्वेशन की बात नहीं करते, एनर्जी कंजर्वेशन की बात नहीं करते, वी टॉक अबाउट मास एनर्जी कंजर्वेशन. एंड मास और एनर्जी में रिलेशन क्या है? फॉर दैट वी हैव टू वेलकम अल्बर्ट आइंस्टीन. E इक्वल टू mc स्क्वायर. एम मास में कितनी एनर्जी है? एम मास में कितनी एनर्जी है? दैट इज गिवन बाय दिस फेमस इक्वेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर. और ये एनर्जी तब रिलीज होती है, ध्यान रखना, ये एनर्जी तब रिलीज होती है व्हेन मास इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी मतलब पीछे कुछ नहीं बचना चाहिए, पीछे कुछ नहीं बचना चाहिए, तब ये इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 1 ग्राम, जो आई थिंक या आई हैव रिटन द एग्जाम्पल हियर. तो 1 ग्राम मास में कितनी एनर्जी है? तो 1 ग्राम केजी में कन्वर्ट कर लो इंटू सी स्क्वायर. 9 इंटू 10⁻13 जूल ऑफ एनर्जी. एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी. एक गेहूं के दाने, दैट इज 1 ग्राम में इतनी ज्यादा एनर्जी है. समझ में आ रहा है? लेकिन वो एनर्जी कब है? जब वो कोई भी, ठीक है ना, चीज बचे नहीं, मतलब सारा का सारा मास किस में कन्वर्ट हो जाए? सारा का सारा मास किस में कन्वर्ट हो जाए? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए. देयर शुड बी नथिंग लेफ्ट. इज दिस क्लियर? राइट? एंड दिस हैपन्स, द मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, दिस काइंड ऑफ थिंग हैपन इन न्यूक्लियर रिएक्शन. न्यूक्लियर रिएक्शन में मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है. एंड 1 U मास जो था, 1 U मास में कितनी एनर्जी है? वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो ये अपन को बार बार यूज करना पड़ेगा, ये आपको याद रहना चाहिए. 1 U मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना आना चाहिए. 1 U इंटू सी स्क्वायर, दैट इज 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट.